अगर आपने कहानी के पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। अभिमन्यु अगली सुबह जब उठा तो वो बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। कल रात उसे बड़ी चैन की नींद आई थी। उसने उठकर एक बड़ी सी अंगड़ाई लेते हुए देखा कि दीनदयाल अभी तक चादर ताने सो रहा था। उसे दीनदयाल को ऐसे सोता देख खुन्नस महसूस हुई। वो उसे जोरदार आवाज़ लगाते हुए बोला, दीनदयाल कितना सोओगे, जल्दी उठो, आज बहुत काम है हमें। दीनदयाल झटके से उठकर बैठ गया। अभिमन्यु अपना बिस्तर ठीक करते हुए बोला, नाश्ते में पराठा और वही इलायची वाली चाय। दीनदयाल तुरंत बोला, हाँ सर, मुझे भी बहुत पसंद है। अभिमन्यु मुड़कर उसे घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारी पसंद नहीं पूछ रहा हूँ, तुमसे बोल रहा हूँ, ये तुम नाश्ते में बनाकर खिलाओगे। ये सुनकर दीनदयाल का मुंह बन गया। अभिमन्यु उससे थोड़ी सख्ती में बोला, और ये गंदे मुंह बनाना बंद करो, जो कहा है वो करो। कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। दीनदयाल उठकर कमरे से चला गया। अभिमन्यु ने अपना फ़ोन उठाकर टीआई दशरथ को कॉल लगाया। फ़ोन की घंटी बजी और कुछ देर बाद दशरथ फ़ोन का जवाब देते हुए बोले, हाँ अभिमन्यु, इतनी सुबह कैसे फ़ोन किया? फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कि तुमने प्रीति जी के साथ? प्रीति का नाम सुनते ही अभिमन्यु की त्योरियां चढ़ गई। वो बोला, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता था, आप मोटर बाइक का इंतज़ाम करने वाले थे मेरे लिए। ये सुन टीआई दशरथ को मोटर बाइक की याद आ गई और वो बोले, हाँ मोटर बाइक मैंने मंगवाई है, मैं आता हूँ, थोड़ी देर में तुमसे मिल भी लूँगा और बाइक भी छोड़ दूँगा। ये कहकर दशरथ ने फ़ोन काट दिया। अभिमन्यु कुछ देर में नहा धोकर तैयार हो गया। दीनदयाल चाय और नाश्ता बनाकर अंदर कमरे में ले आया और अभिमन्यु के सामने रख दिया। दीनदयाल अपनी चाय का कप उठाकर चुस्की लेने ही वाला था कि अभिमन्यु उससे बोला, दीनदयाल तुम अभी के अभी बलिया जाओ और वहाँ के पुलिस थाने में इन मर्डर्स से कनेक्टेड जो कुछ भी मिले वो सब लेकर आओ। दीनदयाल तुरंत बोला, सर बलिया क्यों, वो तो चकिया के पुलिस चौकी में होनी चाहिए। अभिमन्यु बोला, टीआई दशरथ ने बताया था कि उन्होंने सारे केस से जुड़े एविडेंस बलिया भेजे थे फॉरेंसिक जांच के लिए, तब से वहीं पड़े हैं। दीनदयाल मुरझाए हुए स्वर में बोला, ओके सर, और चाय की चुस्की लेने लगा। अभिमन्यु ताना मारते हुए बोला, आराम से चाय बाद में भी पी सकते हो, अभी निकलो। दीनदयाल चाय छोड़कर बड़बड़ाते हुए बोला, कैसा इंसान है, चैन से चाय भी नहीं पीने देता। ये सुनकर अभिमन्यु ने उसकी ओर एक गुस्से से भरी नज़रों से देखा और कमरे से बाहर निकल गया। अभिमन्यु जल्दीबाजी में था। उसने प्रीति को बाहर आते नहीं देखा और लगभग गेट के पास वो प्रीति से टकरा गया। प्रीति के हाथ में किताबें थी जो टक्कर के कारण नीचे गिर गई। वो अभिमन्यु को देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? अभिमन्यु बिना कुछ बोले नीचे झुककर वो किताबें उठाने लगा। उसी समय प्रीति भी किताबें उठाने के लिए झुकी और एक बार फिर दोनों के सर एक दूसरे से टकरा गए। प्रीति की आंखों से अंगारे बरसने लगे। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, सिर भी फोड़ डालो मेरा। अभिमन्यु भी चिल्लाकर बोला, मन तो कर रहा है तुम्हें कूट कर रख दूं। प्रीति किताबों को उठाकर खड़ी हुई और फिर बोली, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने, खैर इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है मुझे उस गिरी हुई औरत से। ये सुन अभिमन्यु जोर से चिल्लाकर बोला, प्रीति बार बार मेरी माँ को बीच में लाना बंद करो, पहले भी कह चुका हूँ, मेरी माँ के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। प्रीति गुस्से में बोली, बोलूँगी, बिल्कुल बोलूँगी, तुम दोनों माँ बेटे एक नंबर के चोर हो। तुम क्या समझते हो ये पुलिस की वर्दी पहन लोगे तो तुम्हारे 100 खून माफ़ हो जाएंगे? भूल गए 1 साल पहले तुम और तुम्हारी माँ ने क्या किया था मेरे साथ? अभिमन्यु गुस्से में लाल होते हुए बोला, बस बहुत बोल ली तुम, अगर अब कुछ भी बोला ना तो मैं। प्रीति ताने मारकर बीच में उसकी बात को काट कर बोली, धमकाने के अलावा कर भी क्या सकते हो तुम? तुम्हारा पूरा खानदान धमकी के अलावा और देता क्या है? अभिमन्यु प्रीति की कड़वी बातें सुनकर आग बबूला हो रहा था कि तभी एक मोटरसाइकिल आकर घर के बाहर रुकी। टीआई दशरथ मोटरसाइकिल से उतरे। वो प्रीति और अभिमन्यु के गुस्से भरे चेहरे को देखकर समझ गए कि इन दोनों के बीच जरूर फिर से भयंकर कहासुनी हुई है। दशरथ प्रीति की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखते हुए बोले,
क्या हुआ मस्टरानी जी, आप इतनी नाखुश क्यों नजर आ रही हैं? अभिमन्यु ने फिर से कुछ किया क्या? अभिमन्यु ये सुनकर दशरथ को बेरुखी से बोला, सर जरूरी नहीं कि हमेशा मैं ही गलत हूँ। फिर प्रीति की तरफ देखते हुए बोला, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। प्रीति समझ गई कि अभिमन्यु उसकी तरफ इशारा कर रहा है। प्रीति बहुत ही नरम स्वर में दशरथ से बोली, सर मुझे लगता है आप अपने ऑफिसर को अगर थोड़ा तमीज़ सिखाएंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ये बोल प्रीति बड़े प्यार से टीआई दशरथ को नमस्ते करते हुए वहाँ से निकल गई। अभिमन्यु प्रीति की हरकत को देखकर मन ही मन सोचने लगा, इस चुड़ैल ने कैसा जादू किया है इन लोगों पर, इसकी असलियत सबके सामने लानी ही पड़ेगी। दशरथ अभिमन्यु से बोले, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अभिमन्यु? हर वक्त उस बेचारी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अभिमन्यु विनती करते हुए बोला, सर प्लीज़ मैं कहीं भी रह लूँगा पर यहाँ अब और नहीं रुक सकता। देखा ना आपने वो मेरी कितनी बेइज्जती करती है। दशरथ बोले, तो अपनी हरकतों में सुधार लाओ, फिर नहीं होगी तुम्हारी बेइज्जती। अभिमन्यु ने दशरथ को पूरे केस की जानकारी दी और बताया कि इन तीनों मर्डर्स में लाशों को एक साड़ी में लपेटा गया था। अब वो उन मरे हुए लोगों के परिवारों से मिलने जा रहा है। कुछ न कुछ उसे वहाँ जरूर मिलेगा जो इस केस की गुत्थी सुलझाने में मदद करेगा। टीआई दशरथ उसके काम से खुश होते हुए बोले, गुड वर्क अभिमन्यु, अब ये मोटर बाइक पर तुम फटाफट इस केस को सॉल्व कर लोगे। अभिमन्यु मोटर बाइक को देखकर खुश हो गया और उसने दशरथ का शुक्रिया अदा किया। दशरथ बोले, चलो अब मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी काफ़ी काम है। अभिमन्यु हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोला, सर आप कैसे जाएंगे, कोई आ रहा है क्या आपको लेने? दशरथ ने कुछ सोचा और फिर बोला, नहीं मैं तो इस मोटर बाइक पर चला जाऊंगा। अभिमन्यु चौंक कर दशरथ की तरफ देखने लगा और बोला, लेकिन सर ये मोटर बाइक तो आप मेरे लिए लाए थे। दशरथ शर्मिंदा होते हुए बोला, अरे मेरी तो मति मारी गई है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कैसे जाऊंगा। कोई नहीं, आज तुम मैनेज कर लो, कल मैं वापस मोटर बाइक भिजवाता हूँ। अभिमन्यु दशरथ के ऐसे व्यवहार को देखकर दंग रह गया। दशरथ मोटर बाइक को किक मारते हुए वहाँ से निकल गया। अभिमन्यु अपने आप से हैरानी में बोला, कमाल है, ये आदमी है कि पजामा, पता नहीं किसने इसे पुलिस में भर्ती करवाया। सुबह से ही गर्मी तेज हो रही थी और अभिमन्यु को इस गर्मी में चलना बहुत ही ज़्यादा खल रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि गांव में लोगों के आने जाने के लिए कोई रिक्शा या बस भी नहीं थी। अभिमन्यु को दत्ताराम का घर ढूंढने में करीब 1 घंटा लग गया। दत्ताराम वही शख्स था जिसे दक्ष के बाद डायन ने शिकार बनाया था। अभिमन्यु पसीने से लथपथ दत्ताराम के घर पहुंचा और दत्ताराम के परिवार से मिला। जब परिवार वालों को पता चला कि अभिमन्यु एक पुलिस इंस्पेक्टर है तो वो सब घबरा गए। अभिमन्यु उनसे बोला, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ यहाँ दत्ताराम जी के मर्डर के बारे में कुछ पूछताछ करने आया हूँ। ये बात सुनकर दत्ताराम के घर वाले एकदम खामोश हो गए। उनकी चुप्पी देखकर अभिमन्यु समझ गया कि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। अभिमन्यु एक बार और कोशिश करते हुए बोला, अगर आप लोग दत्ताराम की हत्या के बारे में कुछ नहीं बताएंगे तो मैं अपनी जांच कैसे करूंगा? कुछ सोच दत्ताराम का बड़ा बेटा बोला, साहब क्यों आप ये सब पूछ रहे हो? कितने महीने हो गए इस बात को, भगवान मेरे पिता की आत्मा को शांति दे। उन बेचारे ने तो किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, पर उनकी किस्मत में शायद ऐसी भयानक मौत ही लिखी थी। अभिमन्यु ये सुनकर तुरंत बोला, इसलिए मेरा जानना जरूरी है, मुझे पता है कोई ना कोई वजह ज़रूर है। बताइए उस दिन क्या हुआ था, वो कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे थे, कुछ तो बोलिए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी अभिमन्यु को दत्ताराम के घर वालों से कुछ नहीं मिला। उसने ये जान लिया था कि दत्ताराम के घर वालों के मन में एक डर बैठ गया था और वो उनके डर का कारण भी जानता था।